हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल फिजिक्स एजुकेशन हब के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 11 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर चैप्टर नंबर 11 से 2023 का कि 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। तो इसमें क्या क्या गिवन है, देखो 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालें। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होती है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू होता है 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये होता है एंगस्ट्रॉम को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे अपन वैल्यूज पुट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27। अब देखो विभवांतर का मान कितना दे रखा है, 100 वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ पे रूट 100 एंगस्ट्रॉम का मान मतलब 10 की पावर माइनस 10। इसको सोल्व करेंगे तो 12.27 अपॉन रूट हंड्रेड का मतलब 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू है 12.27 इंटू 10 की पावर माइनस 11। अब देखो इसको नैनोमीटर में चेंज करना है, ये हमारे पास आंसर किसमें सारे के सारे नैनोमीटर्स के अंदर हैं। तो नैनोमीटर में चेंज करना मतलब 12 इंटू 27 इंटू 10 की पावर माइनस 9 का मतलब क्या होता है नैनो। तो बाकी कितना बच गया, 10 की पावर माइनस 2 बच गया। अब अगर 10 की पावर माइनस 2 का यहाँ पे डिवाइड दूंगा तो ये कितना बनेगा, अपॉन 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9। इसका मतलब इसका जो आंसर जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 से डिवाइड करेंगे तो कितना 0.1227 10 नैनो मीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0.1227। तो ये क्या ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर वो हमारे पास क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में निम्न को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले किसकी परिभाषा बतानी है आपको, कार्य फलन की परिभाषा बतानी है। उसके बाद में आपको परिभाषा बतानी है निरोधी विभव की। तो देखो कार्य फलन क्या होता है, सबसे पहले उसकी बात कर लें, फाई नॉट या डब्लू नॉट। कार्य फलन क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी ये धातु है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कोई भी एक धातु है, जैसे ये यहाँ पे बना लेता हूँ, ये कोई धातु है। इस धातु से ये क्या है उसकी सतह, इस धातु की क्या है ये सतह। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की, ठीक है, न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, कार्य फलन कहते हैं। कि इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है आपकी, कार्य फलन कहलाता है। और कार्य फलन का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है। ठीक है, इस न्यू क्या होती है, ये आपकी दहली आवर्ती होती है और डब्ल्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, कार्य फलन कहते हैं। तो ये हो गया कार्य फलन। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपके पास, निरोधी विभव। निरोधी विभव क्या होता है कि विभव का वह ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो वह क्या कहलाएगा, आपका निरोधी विभव कहलाएगा। तो निरोधी विभव की परिभाषा क्या होती है कि विभव का वह मान जिसके ऊपर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाती है आपकी, शून्य हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है आपका निरोधी विभव कहलाता है। तो ये निरोधी विभव का फॉर्म आपके पास परिभाषा होगी। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, यदि सीजियम धातु का जो कार्यफलन है वो कितना दे रखा है आपको, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। तो इसकी दहली आवर्ती ज्ञात करनी है। हमें पता है जो कार्यफलन जो होता है डब्ल्यू नोट वो क्या होता है आपके पास, एच न्यू नोट होता है। क्या न्यू नोट दहली आवर्ती, डब्ल्यू नोट क्या था कार्यफलन। कार्यफलन का मान दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। ठीक है, डब्ल्यू नोट का मान कितना दे रखा है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर अपन जूल में चेंज करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁹ से क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका डब्ल्यू नोट जो कार्यफलन है ये आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से हटाएंगे तो ये जूल के अंदर। फिर नेक्स्ट क्या है अपने पास,
एच प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक क्या था 6 इंटू 6 टू इंटू 10⁻⁻34 होता है। अब न्यू नोट की वैल्यू निकालें, न्यू नोट की जो वैल्यू होती है वो क्या आएगी आपके पास, यहाँ पे डब्ल्यू नोट अपॉन एच आएगा क्या, डब्ल्यू नोट की वैल्यू कितनी है 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन, और प्लांक नियतांक 6.62 इंटू 10⁻⁻34। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इस आवर्ती का जो मान आएगा वो कितना आएगा 0.1560 सॉरी, ये जो सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.51 आएगा इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2022 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में आपतित विकिरण की विभिन्न तीव्रताओं के लिए संग्राहिक पट्टिका विभव तथा प्रकाश विद्युत धारा के बीच सही आलेख है। संग्राहिक पट्टिका विभव का मतलब होता है जो आपके पास निरोधी विभव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संग्राहिक पट्टिका विभव कहते हैं। प्रकाश विद्युत धारा के बीच में जो सही जो ग्राफ जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है, यहाँ पे हमें पता है ये किसके लिए पूछ रहे हैं, अलग अलग तीव्रताओं के लिए पूछ रहे हैं। अब हमें पता है जो प्रकाश विद्युत धारा जो होती है वो किस पे निर्भर करती है, तीव्रता पे निर्भर करती है क्या, तो अगर अलग अलग तीव्रता की बात सबकी प्रकाश विद्युत धारा की क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसके अंदर सिर्फ ये जो ए ऑप्शन है वही क्या करते हैं, इसके अंदर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या अलग अलग है, क्योंकि तीव्रता भी क्या अलग अलग है, इसलिए प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या अलग अलग है, इसके लिए यही सही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम सत्यापन किसने किया, तो ये किसने किया था, डेविसन और जर्मन ने किया था, और ये आपके सिलेबस में नहीं है इस पर डेविसन और जर्मन का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो समान कणों का डैश 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 समान है तो उनकी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी आपकी समान होगी। तो दो कणों का क्या समान होना चाहिए कि उनकी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य भी समान हो। हमें पता है तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। क्या एच क्या होता है, नियत होता है। यदि पी जो है संवेग भी अगर नियत हो तो उनकी तरंग दैर्ध्य भी समान होगी क्या, तो यहाँ पे दो कणों का अगर संवेग क्या हो समान हो तो उनकी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी आपकी समान होगी। नेक्स्ट क्या है आपके पास, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिख के इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित कोई प्रेक्षण की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो पहले तो आपको क्या करना है, प्रकाश विद्युत समीकरण। प्रकाश विद्युत समीकरण हमारी क्या होती है अगर आपको पता हो तो हाफ mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू जो होता है एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये तो हमारी होती है प्रकाश विद्युत समीकरण होती है। तो पहले तो ये लिखनी है, फिर इसके आधार पर मतलब जो आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या की गई थी उनको बताना है। तो एक तो अपन ये बता सकते हैं कि जब भी किसी धातु की सरफेस पे क्या होता है, प्रकाश का आपतन होता है, ठीक है, तो प्रकाश का जो आपतन होता है और जो इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है उनके बीच में कोई समय पश्चता नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो एक तो ये आपको एक्सप्लेन कर देना है इसको क्यों नहीं होती है। नंबर दो चीज क्या होती है कि जो एक निश्चित आवृत्ति अर्थात दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। तो इन दोनों कारणों को आपको समझा देना है इसके अंदर। वैसे तीन चार कारण थे तो इन दो कारणों को आपको समझाना है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से। फिर नेक्स्ट क्या है, 100 वोल्ट के विभवांतर के द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंध ये अपन ऑलरेडी निकाल के हैं, तो इक्वेशन क्या हो गया आपका, रिपीट हो गया 100 वोल्ट वाला। ठीक है ना, उसका वैल्यू अपन जो ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्या, डेविशन व जर्मर के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको ये क्या है आपके पास नॉट इन सिलेबस, ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। फिर क्या है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी आप काट देना। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं की जा सकती, कोई दो कारण लिखिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, तरंग सिद्धांत की जो असफलता थी प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के अंदर उनके कोई दो कारण लिखने हैं। ठीक है, तो देखो तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो पहला तो क्या चीज थी, उसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन जो होता है, ठीक है, और जो प्रकाश का जो आपतन, ये तो क्या होता है धातु की सतह पर जब प्रकाश का आपतन होता है और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो होता है, इन दोनों के बीच में क्या होती है समय पश्चता होनी चाहिए। परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा अंदर क्या होता है, जब प्रयोग किया था तो ये चीज नहीं पाई जाती है। जैसे प्रकाश आपतित होता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, मतलब कोई भी समय पश्चता उसके अंदर नहीं पाई जाती है। तो इसको तरंग सिद्धांत नहीं समझा पाया था। ठीक है, क्यों नहीं समझा पाया था, इसको रीजन को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में दूसरा जो है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा जो होती है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा जो होती है तो उसके अनुसार आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं होती है, जबकि वास्तव में आवृत्ति बढ़ाने पे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है आपकी बढ़ जाती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो दूसरा जो आपको एक्सप्लेन करना है कि इस सिद्धांत के अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं होती है, जबकि वास्तव में आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये आपको इसके अंदर बताना है। ठीक है, तो ये दोनों दो रीजन है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे ब्रोगली परिकल्पना के से बोर की द्वितीय विकृति की व्याख्या कीजिए तथा कक्षा n/3 के लिए इलेक्ट्रॉन का अप्रगामी प्रतिरूप बनाइए। ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 12 का। तो ये यहाँ पे अपन नेक्स्ट चैप्टर में अपना करेंगे इसके अंदर। फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास, दहली आवर्ती को परिभाषित कीजिए। दहली आवर्ती क्या होती है कि धातु की पृष्ठ पर आपतित वह न्यूनतम आवर्ती जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, तो वह आवर्ती क्या कहलाती है आपकी, दहली आवर्ती कहलाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग धातु की पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, दहली आवर्ती कहलाती है। दहली आवर्ती कहलाती है। ठीक है, तो ये दहली आवर्ती का हो गया। फिर नेक्स्ट क्या, डेविएशन और जर्मर का प्रयोग आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको काट दो। फिर देखो 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ये वापस क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए नील्स बोर की दो विकृति, ये भी आपके नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 12 का। तो जो अपन नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर करेंगे इसको। नेक्स्ट क्या है, किसी भी धातु के लिए कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। तो देखो धातु का कार्यफलन की बात करूं तो कार्यफलन की परिभाषा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्या हो गया, यहाँ पे रिपीट हो गया है। उसके बाद क्या है, 10 की पावर 4 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तो इलेक्ट्रॉन किससे संबद्ध, दे ब्रोगली लैम्डा इज इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम होता है क्या। अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो 12.27 अपॉन रूट वी की वैल्यू क्या, 10 की पावर 4 है। एंगस्ट्रॉम को क्या लिखेंगे, 10 की पावर -10 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 12.27 अपॉन 10 की पावर 2 ही बचेगा, रूट से बाहर निकलेगा तो इंटू 10 की पावर -10। इसको आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 12.27, 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -12 मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य का लैम्डा इज इक्वल टू। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रकाश विद्युत समीकरण को आपको क्या करना है, व्युत्पन्न करना है और फिर इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभावी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो आइंस्टीन समीकरण मैंने आपको अभी बताई थी, आपके पास क्या होती थी, हाफ mv² मैक्सिमम जो होता है वो किसके बराबर होता है, h न्यू माइनस न्यू नॉट। इसको आपको क्या करना है, व्युत्पन्न करना है, जो मैंने आपको डेरिवेशन में करा रखा है। फिर उसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभावी क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। जो चारों पॉइंट है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की उसने, वो चारों पॉइंट्स में समझाने, एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग की जो अनिश्चितता सिद्धांत ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो इस क्वेश्चन को अपन काट देते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाएं क्या है, समान है। इनमें से किस कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी। ठीक है, तो हमें पता है जो लैम्डा जो होता है हमारे पास, किसी भी जो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या होती है, h अपॉन पी होती है। यदि इस संवेग को गतिज ऊर्जा के रूप में लिखें तो p इज इक्वल टू जो होता है वो आपके पास क्या होता है 2me होता है। तो यहाँ पे अगर इस संवेग की वैल्यू रखें तो h अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास, √2me आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो, अब इसने क्या बोला है कि इनकी गतिज ऊर्जाएं समान है, तो गतिज ऊर्जा समान, तो E की वैल्यू तो सबके लिए क्या है, सेम है। तो E की वैल्यू तो क्या होगी आपके पास, नियत हो गई यहाँ पे। उसके बाद में क्या है,
एच भी हमारा क्या होता है, नियत होता है, दो भी क्या एक नियत वैल्यू है। तो ये जो लैम्डा वो बेसिकली किस पे निर्भर कर रहा है आपका, 1/√m के, मतलब क्या हो गया, ये √m के क्या क्या व्युत्क्रमानुपाती हो गया क्या, अर्थात जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी तरंग दैर्घ्य तो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, पर उसने क्या पूछा, अधिकतम पूछी है, तो अधिकतम किसका होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी आपके पास, अधिकतम होगी। तो अब यहाँ पे लिखते हैं अपन, यहाँ पे तो अपन लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान जो होता है वो आपका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के हम लिख लेते हैं यहाँ पे एम ई से लिख लेते हैं, और किसको, जो अल्फा कण है उसका द्रव्यमान हम अल्फा से लिख लेते हैं, और जो प्रोटॉन है उसके द्रव्यमान को क्या लिख देते हैं हम लोग, एम पी लिख देते हैं। अब देखो, जो हमारे पास सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान होता है वो किसका होता है, आपके पास अल्फा कण का होता है। तो हम लिखेंगे एम अल्फा जो कण होता है उसका द्रव्यमान किससे ज्यादा होता है आपके पास, एम प्रोटॉन से होता है, और प्रोटॉन से कम द्रव्यमान किसका होता है आपका, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान किसका होता है, प्रोटॉन का होता है, प्रोटॉन से भी कम द्रव्यमान किसका होता है आपका, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है आपके पास, अल्फा कण का है क्या। तो इसका मतलब जो तरंग दैर्घ्य जो होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी आपकी, अल्फा। अगर द्रव्यमान ज्यादा है इसका मतलब अल्फा कण जो लैम्डा जो होगी वो क्या होगी, उसकी सबसे कम होगी क्या। ठीक है, तो जिसका एम अल्फा की तो क्या होगी, लैम्डा क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि ये क्या सबसे ज्यादा होता है द्रव्यमान। अब इसका मतलब सबसे कम किसका, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो अधिकतम पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा का सॉरी इलेक्ट्रॉन, और अगर न्यूनतम पूछा होता तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा कण हो जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आपके पास है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी धातु की सतह पे प्रकाश आपतित करते हैं, तो धातु की सतह से जब प्रकाश आपतित करेंगे तो इस धातु की सतह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, तो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो उसके कारण क्या होगी, आपकी धारा प्रवाहित होगी। तो धारा प्रवाहित कारण जो धारा प्रवाहित होगी उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो ये तो होती है प्रकाश विद्युत धारा। अब ये दूसरा जो उसने पूछा है कि प्रकाश विद्युत धारा किन दो कारकों पर निर्भर करती है, तो एक तो जो करती है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। दूसरा जो इसके कारक है वो क्या होता है, जो उत्सर्जक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रोड जो है उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और जो प्रकाश की जो दहली आवृत्ति है उसके ऊपर भी ये क्या करता है, निर्भर करता है। तो प्रकाश की दहली आवृत्ति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड है, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं उनके बीच जो विभवांतर हमने आरोपित किए हैं उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। तो मैंने चार कारक बता दिए आपको, चौथा कारक क्या है, इलेक्ट्रोड के बीच आरोपित, इलेक्ट्रोड के बीच आरोपित विभवांतर, इसके ऊपर भी वो क्या करता है आपका, निर्भर करता है। तो ये चार रीजन बता दें आपको, कोई दो लिखने तो दो लिख देना इसमें से। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है कि सीजियम धातु के लिए दहली आवर्ती दे रखी है आपको कितना, 5.16 इंटू 10⁴ हर्ट्ज दे रखा है। तो इसका कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखिए। ठीक है, तो इसको आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है। तो देखो ये जो दहली आवृत्ति, पहले तो इसको करेक्ट कर लेना, इसकी जो दहली आवृत्ति न्यू नोट दे रखी है ना वो कितनी दे रखी है, 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। ये 4 की जगह कितना है, 10⁻14 है। आपको क्या निकालना है, कार्यफलन निकालना है। तो कार्यफलन क्या होता है, डब्ल्यू नोट या फाई नोट जो होता है वो क्या होता है, एच न्यू नोट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻34, और उसके बाद में इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको निकालना है। और दहली आवृत्ति की वैल्यू कितनी दे रखी है, दहली आवृत्ति को मल्टीप्लाई और करेंगे तो 5.16 इंटू 10⁻14 जूल। अब इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें डिवाइड दे देते हैं किसका, 1.6 इंटू 10⁻19 का। तो जूल से किस में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको सोल्व करने पर वैल्यू जाएगी। तो ये हो गया आपके सीजियम धातु के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निरोधी विभव किसे कहते हैं। तो निरोधी विभव में ऑलरेडी आपको बता के आया, तो ये यहाँ से तो यहाँ तक क्या हो गया आपका, ये रिपीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है कि जो प्रकाश की एक समान आवर्ती तथा भिन्न तीव्रताओं के दो आपतित विकिरणों से प्राप्त प्रकाश विद्युत धारिकाओं का पट्टिका विभव के साथ आलेख बनाए। तो निरोधी विभव के साथ आपको क्या करना है, प्रकाश विद्युत धारा क्या बनाना, आलेख बनाना है। वो भी कब, जब दोनों की तीव्रता क्या हो आपकी, भिन्न भिन्न हो। तो ऐसा डायग्राम आपको पता है, सबसे पहला क्वेश्चन 2023 में सोल्व किया था अपन ने, ऑप्शन में जो था, तो उसके अंदर क्या थी, प्रकाश विद्युत धारा थी और अलग अलग तीव्रताएं होंगी। तो ये मान लो I1 तीव्रता की है, दूसरा क्या है I2 तीव्रता की है। तो इस तरह से ये यहीं पे इसी पॉइंट पे मिलेंगी दोनों। तो ये निरोधी विभव, यहाँ पे तो विभव हो जाएगा, ये प्रकाश विद्युत धारा हो जाएगी।
तो ये तीव्रता अलग अलग, तो I2 ग्रेटर देन क्या I1 है यहाँ पे। तो बस ये आपको इस तरह से डायग्राम अपने जो 2023 का जो बनाया था, जो मतलब सॉल्व किया था, वही है ये डायग्राम, आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वापस आ गया, निरोधी विभव को परिभाषित करना है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, यहाँ पे रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु का कार्यफलन 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल है, तो उसकी दहली आवर्त की गणना हर्ट्ज में करनी है आपको। हमें पता है जो कार्यफलन फाई नोट या डब्ल्यू नोट क्या होता है आपके पास, एच न्यू नोट होता है क्या। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू कार्यफलन, किस धातु का कार्यफलन दे रखा है, तो यहाँ पे कार्यफलन का मान कितना दे रखा है, 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो उसकी दहली आवर्ती यानी न्यू नोट की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पे ज्ञात करनी है। जब आप इसको सोल्व करोगे, न्यू नोट की जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आएगी, वो आपके पास आ जाएगी 0.8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी न्यू नोट इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि दे ब्रोगली की परिकल्पना बतानी है, तो दे ब्रोगली परिकल्पना मैंने बताया था आपको क्या होती है। दे ब्रोगली की परिकल्पना कि प्रत्येक कण के संगत क्या होती है, प्रत्येक गतिशील कण के संगत क्या होती है, एक तरंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। और इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा बराबर क्या होती है, एच अपॉन वी पी होता है। फिर उसने क्या बोला है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन को विराम अवस्था से विभव वी वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन की जो दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र आप जो निकालोगे, डेरिवेशन करोगे इसका, तो इस लैम्डा की जो वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये इसका क्या आएगा आपके पास मान आएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर पेपर में लगभग लगभग ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2014 का, एक 0.12 kg द्रव्यमान की गेंद 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, इसकी दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, जबकि प्लांक नियतांक का वैल्यू दे रखा है 6.62 इंटू 10⁻34 दे रखा है। तो हमें पता है जो तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। संवेग एच बराबर पी, संवेगों क्या लिखते हैं, पी बराबर क्या होता है, संवेग एम वी होता है, तो यहाँ पे एम वी रख देंगे। एच की वैल्यू कितनी है, 6.62 इंटू 10⁻34, द्रव्यमान की वैल्यू कितनी है, 0.12 kg है, और गेंद की स्पीड कितनी है, वेग 20 मीटर पर सेकंड है। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 2.76 इंटू 10⁻34 आ जाएगा ये तरंग दैर्घ्य मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो धातु की प्लेटें P तथा Q के लिए अंतक विभव कितना है, V नोट है, तथा आवर्ती क्या है, V के बीच वक्र दर्शाया गया है। तो ये किस में है, आवर्ती के अंदर, और जो आपका निरोधी विभव होता है उसके अंदर ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। फिर ये क्या पूछ रहा है इसमें, इनमें से किस धातु की दहली तरंग दैर्घ्य एवं कार्यफलन अधिक होगा। तो आपको क्या बताना है, एक तो कार्यफलन बताना है और एक क्या बताना है आपको, दहली तरंग दैर्घ्य बनाना है। तो देखो कार्यफलन और तरंग दैर्घ्य देखो, सबसे पहले देखते हैं अपन। अब पहले तो ये देखो, इस इन दोनों में से आवर्ती किसकी ज्यादा है। ठीक है, इसमें आवर्ती सबसे पहले देखो P और Q दे रखा है, यहाँ पे तो P है, ठीक है, और ये क्या है आपके पास आवर्ती है इसकी। ठीक है, ये क्या है, P है, और ये क्या है Q। तो ये P और Q के लिए क्या दे रखी है आपको, आवर्ती दे रखी है। तो अब देखो ये इसमें पूछा क्या है, P की तरंग दैर्घ्य दहली तरंग दैर्घ्य पूछा है, और Q की दहली तरंग दैर्घ्य पूछा है। फिर क्या पूछा है कि धातु की दहली तरंग एवं कार्यफलन किसका अधिक होगा, आपको ये इसके अंदर बताना है। तो देखो यदि मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे ये डायग्राम है आपका, ये V नोट है इधर, ठीक है, तो ये जो P है, तो ये यहाँ पे मान लो मेरा P है, इस P को मैं आगे बढ़ाता हूँ इस तरह से, ये यहाँ पे जाके कहीं मिल रहा है। इसी तरह से ये Q है आपका यहाँ पे, ठीक है, इस Q को और आगे जाके मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाके मिल रहा है। तो देखो हमें अगर आपको याद हो तो आपकी जो समीकरण जो होती है निरोधी विभव की, वो क्या होती है आपके पास, V नोट इज इक्वल टू जो होता है H अपॉन C इंटू न्यू माइनस फाइव, ये कार्यफलन होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो होता है फाई, जो ये जो होता है ये
H/c तो क्या होता है, इसका स्लोप होता है, फाई क्या होता है, ये कार्यफलन माइनस फाई है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना वो किसकी दिखाता है, कार्यफलन की दिखाता है। तो देखो P के लिए कार्यफलन का मान क्या है, अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये इतना सा है, Q के लिए कार्यफलन कितना है, ये पूरा का पूरा इसके लिए कार्यफलन है। तो कार्यफलन का मान तो किसका हो गया अधिक, आपके पास Q का जो कार्यफलन है वो किससे ज्यादा है, आपका P से ज्यादा है। इस डायग्राम को अगर अपन आगे बढ़ा के देखते हैं तो ये तो आपके पास क्या आ गया, कार्यफलन का मान आ गया। अब देखो जब कार्यफलन का मान आ गया तो हमें पता है कार्यफलन फाई बराबर क्या होता है, एच न्यू नोट होता है क्या, और ये क्या होता है आपके पास कार्यफलन की वैल्यू एच न्यू नोट है। इसका मतलब क्या होगा कि जो इसकी जो आवृत्ति जो है वो किसकी ज्यादा होगी, क्यू की जो आवृत्ति होगी वो किससे ज्यादा होगी, आपकी पी की आवृत्ति से ज्यादा होगी क्या, ठीक है। तो ये आवर्ती का पता चल गया। अब दहली तरंग धैर्य और आवर्ती में क्या संबंध होता है, इन दोनों में व्युत्क्रम संबंध होता है। व्युत्क्रम संबंध होने का मतलब क्या है, हमें पता है कि जो आवर्ती जो होती है आपकी और तरंग धैर्य में जो संबंध होता है वो क्या होता है, c बराबर क्या होता है, n लैम्डा होता है। n क्या होती थी वहां पे, आवर्ती होती है, न्यू क्या होती है, आवर्ती होती है। तो यहाँ से न्यू इक्वल सी अपॉन लैम्डा, इसका मतलब आवर्ती और लैम्डा में कैसा रिलेशन होता है, आवर्ती के अंदर व्युत्क्रम रिलेशन होता है। व्युत्क्रम रिलेशन का मतलब होने का मतलब जिसकी आवर्ती ज्यादा होगी उसकी तरंग धैर्य क्या होगी, कम होगी। तो मतलब यहाँ पे Q आवर्ती है तो यहाँ पे Q की जो तरंग धैर्य होगी वो क्या होगी, आपकी कम होगी, किससे, P की तरंग धैर्य से, ठीक है। तो ये साइन इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना कार्यफलन किसका ज्यादा होगा, Q का कार्यफलन ज्यादा होगा, आवर्ती भी किसकी ज्यादा होगी, Q की आवर्ती ज्यादा होगी, ठीक है। परंतु जो तरंग धैर्य होगी वो किसकी ज्यादा होगी, आपकी P की तरंग धैर्य ज्यादा होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत प्रति सेकंड 2 × 10⁻³ जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है। स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें पता है जो फोटोन की जो ऊर्जा जो होती है, फोटोन की ऊर्जा वो क्या होती है, एच न्यू होती है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखी है, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज क्या दे रही है, आवृत्ति दे रखी है। तो h की वैल्यू कितनी होती है, प्लांक नियतांक इंटू 10⁻−34 का प्लांक नियतांक h की वैल्यू, और आवृत्ति की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति दे रखी है, ठीक है। अब देखो इसको जब आप सोल्व करोगे तो फोटोन की ऊर्जा जो आपके पास आई वो आएगी 39.72 इंटू 10⁻20 जूल, ये तो इसका आ जाएगा फोटोन की ऊर्जा। उसके बाद क्या, फोटोन प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा वो क्या कितनी दे रखी है इसने, 2 × 10⁻³ जूल आपको इसके अंदर दे रखा है। अब देखो हमें निकालनी है फोटोनों की संख्या। तो फोटोनों की जो संख्या जो होती है आपकी, तो यहाँ पे फोटोनों की संख्या n बराबर, फोटोन की संख्या बराबर, तो जो प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा है मतलब 2 × 10⁻³ अपॉन जो फोटोन की जो ऊर्जा एच न्यू उसकी वैल्यू कितनी है 39.72 इंटू 10⁻20। इन दोनों का जो अनुपात होगा वो किसको देगा, फोटोन की संख्या को देगा। तो फोटोन की संख्या यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगी लगभग 5 × 10⁻15 हर्ट्ज। इसको सोल्व करने पे लगभग इसकी वैल्यू आएगी 5 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो ये क्या होगी, यहाँ पे फोटोनों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। वैसे आप इसको ऐसे भी बता दो, जो फोटोन की जो ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, एन एच न्यू, यही होती है ऊर्जा बराबर। अब यहाँ से एन की वैल्यू निकाल तो एच न्यू अपॉन ये आ जाएगा, तो बस ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में निम्न को परिभाषित कीजिए। किस किस को परिभाषित करना है भाई, पहला तो है कार्यफलन, तो ये आपको मैं कितनी बार बता चुका हूं, तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। निरोधी विभव भी आपको क्या हो गया, यहाँ पे रिपीट हो गया। नेक्स्ट अपने पास है 3.31 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा की क्या करनी है, आपको गणना करनी है। तो तरंग दैर्घ्य के इसका मान देकर लैम्डा का मान दे रखा है। अब हमें पता है जो फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है क्या। अगर इस न्यू को मैं लैम्डा के टर्म में लिखूं तो न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा क्या, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे एच सी अपॉन लैम्डा आ जाएगी। एच की वैल्यू कितनी होती है 6.62 इंटू 10⁻³ और प्रकाश का वेग होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी 3.31 एंगस्ट्रॉम को अगर चेंज करेंगे मीटर में तो कितना 10⁻−10। इसको जब सोल्व करेंगे तो इस ऊर्जा का जो मान आएगा अपने पास, देखो 10 की पावर ऊपर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 10⁸ बन जाएगी, और 6.62
को जब अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3.31 का भाग देंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6 इंटू 10⁻16 जूल इसका क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है 400 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दे रही है। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दे रही कितनी होती है लैम्डा इक्वल कितना है 12.27 अपॉन रूट वी होता है क्या एंगस्ट्रॉम। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 12.27 इंटू 10⁻−10 रूट वी मतलब रूट 400 का मतलब क्या गया 20 से क्या करना है आपको डिवाइड दे देना है किसको 2.27 इंटू 10⁻−10 को। जब इसको सोल्व करोगे तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आपके पास आएगी 0.613 इंटू 10⁻10 मीटर। तो ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक धातु का कार्यफलन आपको दे रखा है कितना 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस ऊर्जा वाले आपतित प्रकाश से दी गई धातु तल से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कब नहीं होगा तो उस आवर्ती से ज्यादा आवर्ती मतलब दहली आवर्ती जो है अगर उसकी बात करूं मैं ठीक है तो इससे ऊपर जो होगा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या इससे ऊपर जो होगा उस पर तो क्या होगा प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा और इससे इलेक्ट्रॉन पे नहीं होगा। इससे कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे या कार्यफलन होता क्या है कि वो न्यूनतम ऊर्जा जो होती है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो ऊर्जा क्या कहलाती है कार्यफलन कहलाती है। तो मतलब इस 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे किसी इस ऊर्जा से कम इलेक्ट्रॉन का कभी भी ऊर्जा आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा इससे कम ऊर्जा का। तो इसका मतलब 1.6 ज्यादा है 1.8 ज्यादा है 2.4 ज्यादा है तो मतलब 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना ये इस पे कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन का या फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा क्योंकि ये क्या उस मिनिमम ऊर्जा न्यूनतम ऊर्जा से कम वैल्यू है 1.2 तो इसलिए इससे नहीं होगा। तो इसका बे क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि धातु तल से उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की संख्या किस राशि की अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है संख्या धातु तल से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब फोटोन जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या किस राशि के अनुक्रमानुपाती होती है। हमें पता है जो प्रकाश की जो तीव्रता है जितनी ज्यादा डालेंगे प्रकाश की जो तीव्रता है जितनी ज्यादा डालेंगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान उतना ही बढ़ेगा क्या। प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ने का मतलब क्या उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से उत्सर्जित हो रहे हैं। इसका मतलब फोटोन जो किस पे निर्भर करेगा ये प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन आपके निरोधी विभव तो ये आपका रिपीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है आपतित प्रकाश की आवर्ती व निरोधी विभव के मध्य आलेख बनाना आपको। तो देखो अगर आवर्ती है आवर्ती अलग अलग तो उस केस में ये डायग्राम इस तरह से बनेगा आपका ये निरोधी विभव V01 और ये आवर्ती अगर सेम है तो उसके लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या रहेगा सेम रहेगा और ये इस तरह से V02। तो ये तो है विभव इधर और ऊपर क्या है आपके ये आवर्ती है ठीक है ये ν1 और ये ν2 आवर्ती। तो निरोधी विभव का मान क्या हो जाएगा दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो ये इसका डायग्राम आ जाएगा और ये प्रकाश विद्युत धारा आई है ये आवर्ती दोनों की। नेक्स्ट क्या हाइजेन की अनिश्चित सिद्धांत तो ये अपने सिलेबस में नहीं है तो इसको आप हटा सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4000 एंगस्ट्रॉम व 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के किसी धातु तल पर आपतित होने पर उत्सर्जित होने वाली फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में अंतर ज्ञात कीजिए। जब h की वैल्यू आपको दे रखी है और प्रकाश का वेग जो दे रखा है उसकी वैल्यू भी आपको इसमें दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखो हमें पता है कि जो E बराबर जो होता है फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या होती है h न्यू होती है क्या। अगर न्यू को इसको लैम्डा के टर्म में लो तो E इज इक्वल टू क्या होगा एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा क्या। पहले के लिए अगर मैं लिख लूँ E1 पहले वाली तरंग के लिए लिख दो E1 इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास एच सी लैम्डा 1 क्या। तो और इसी तरह से E2 जो होगा वो क्या होगा आपके पास एच सी अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे अगर आपको गतिज ऊर्जा में अंतर निकालना है तो डेल ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 क्या। यहाँ पे डेल ई के मतलब गतिज ऊर्जा में अंतर जो हो गया वो आपके पास का E1 की वैल्यू क्या है एच सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस एच सी अपॉन लैम्डा 2। तो यहाँ से एच सी जो है आपके पास वो क्या कॉमन आ गया क्या यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2 बचेगा। तो अब देखो यहाँ पे एक की तो तरंग दे कितनी 4000 दूसरी कितनी दे रखी है 6000 दे रखी है। तो अब इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 6.62 इंटू 10⁻⁻34
प्रकाश के वेग की वैल्यू तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1/λ1 की वैल्यू कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 एंगस्ट्रॉम को क्या लिख सकते हैं, 10⁻−10 मीटर लिख सकते हैं। -1/λ2 की वैल्यू कितनी है, 6000। तो ये 6000 × 10⁻−10 मीटर इसको अपन लिख सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे जो गतिज ऊर्जा में अंतर जो आएगा डेल ई के, वो आपके पास जो आएगा वो आएगा 16.483 × 10⁻−20 जूल। इसका सही आंसर आ जाएगा। कि समान दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए अल्फा कण एवं प्रोटॉन को त्वरित करने के विद्युत विभव वी अल्फा एवं वी पी का अनुपात ज्ञात करना है। दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य तो उनके क्या है, समान है। किसके लिए, अल्फा कण के लिए और प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए। और विद्युत विभव का मान क्या है, वी अल्फा और वी पी, इन दोनों क्या करना है, आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इसको साइड में कर लेते हैं थोड़ा, देखो समान मतलब तरंग दैर्ध्य तो दोनों के लिए क्या दे रखी है, समान दे रखी है। मतलब जो अल्फा कण की जो तरंग दैर्ध्य है वो किसके बराबर है, जो प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य। तो अल्फा कण के लिए वी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/√2m। यहाँ पे E होता है गतिज ऊर्जा। इस गतिज ऊर्जा अगर प्रोटॉन के लिए निकालो तो h इज इक्वल टू √2m। इस E की वैल्यू क्या होती है, ऊर्जा की वैल्यू, E इज इक्वल टू अपने इसको QV लिखते हैं क्या। तो यहाँ पे अगर अल्फा का तो QV अल्फा लिख देंगे इसको। इसी तरह से जो प्रोटॉन है उसके लिए लिखेंगे तो h/√2m QV विभव किसका, अब प्रोटॉन वाला तो V, P इसका क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब देखो ये दोनों क्या है, बराबर है क्या, तो दोनों को अपन बराबर रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि जो लैम्डा अल्फा है वो किसके बराबर है, लैम्डा ऑफ पी के बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे अल्फा की, तो h/√2m की क्यू आवेश किसके लिए, अल्फा के लिए। ठीक है, और ये v अल्फा यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो वैल्यूज है इज इक्वल टू √2m क्यू आवेश किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, और वी पी। अब देखो जो अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्रोटॉन जो कण है उसके लिए बात करूं, ये प्रोटॉन वाला है, तो प्रोटॉन के लिए जो आवेश जो होता है Q, वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन की आवेश के बराबर होता है E। जबकि अल्फा कण जो होते हैं उसके अंदर आवेश कितना होता है आपका, 2e होता है। जबकि जो आपके पास अल्फा कण होता है उसका जो द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है आपके पास, 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है क्या। जबकि प्रोटॉन का खुद का द्रव्यमान क्या होता है, mp होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे इनका सबका मान रख देते हैं m वगैरह सबका। तो यहाँ पे ये वैल्यूज कितनी आ जाएगी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, h/√2। अब सबसे पहले अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, आवेश कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के इसका क्या होता है, बराबर होता है आवेश इस पे, और इंटू वी अल्फा इज इक्वल टू h/2 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है mp, एक इलेक्ट्रॉन है तो e, और ये vp। अब देखो ये h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये रूट से रूट हट जाएगा, ये 2 से 2 चला जाएगा, और ये यहाँ पे E से E चला जाएगा, और ये MP से MP चला जाएगा। तो अपने पास क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे जो आपके पास बचेगा, ये आपके पास बचेगा यहाँ पे तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8v अल्फा किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे VP के बराबर आ जाएगा क्या। तो इसने रेशियो किसका पूछा है भाई, रेशियो V अल्फा अपॉन VP पूछा है क्या, तो V अल्फा अपॉन VP पूछा है। तो ये कितना बन जाएगा, 1/8 बन जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन और बच जाता है कि प्रकाश विद्युत सेल से प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करने का नामांकित चित्र। तो देखो विद्युत सेल से प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करने के नामांकित चित्र जो है वो इस बार शायद प्लांक नियतांक वाला आपको हटा दिया गया है, और निरोधी विभव व आपतित प्रकाश की आवृत्ति के मध्य वक्र बनाना है। तो ये ग्राफ तो आपके पास है, परंतु ये प्लांक नियतांक जो निकालने का जो फॉर्मूला वो आपका हटा दिया गया है। तो देखो ये ग्राफ मैं बना देता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, वैसे तो आप बना सकते हो। आइंस्टीन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण जो होती है वो क्या होती है आपके पास, 12mv²। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे उसका आंसर क्या होगा, जो आइंस्टीन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो क्या होती है आपके पास, 12mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नोट, यही होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैं इसको, ये जो h न्यू है, ठीक है,
अब हमें पता है जो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम जो होता है वो किसके बराबर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम जो होता है वो ई वी नोट के बराबर होता है। जब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ई वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू माइनस न्यू नोट आ जाएगा क्या। तो यहाँ पे विभव इज इक्वल टू जो आएगा निरोधी विभव वो क्या होगा, एच अपॉन ई, ठीक है, न्यू माइनस न्यू नोट क्या, तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। ठीक है, तो अगर इसको मैं कंपेयर करूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये तो c की वैल्यू होगी और ये m की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है और ये क्या है, y की वैल्यू है। तो अब अपन इसका बना लेते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू कुछ ना कुछ है वो माइनस में, तो इस तरह से नीचे की तरफ कुछ ना कुछ आएगा। ये c की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, c इज इक्वल टू माइनस का h न्यू नोट अपॉन ई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अंतःखंड बोलते हैं जब ये अपन सरल रेखा के लिए ग्राफ बनाएंगे। ऊपर ये क्या आपके पास निरोधी विभव है, क्या वी नोट जो है वो आपके पास क्या है, वाई एक्सेस पे निरोधी विभव था, और ये जो एक्स इसका ढाल जो है वो क्या है, एम बराबर क्या है, ढाल एच अपॉन ई है, ये तो इसका ढाल है, और यहाँ पे एक्स एक्सेस पे क्या आपकी आवर्ती न्यू है। तो ये आपको ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है।